नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की सुबह की सुर्खियों के साथ। पहलगाम आतंकी हमले की दुनिया भर के नेताओं ने की कड़ी निंदा। अमेरिका, फ्रांस, इटली, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जॉर्डन और इजराइल के राष्ट्राध्यक्षों ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर आतंक के खिलाफ दिखाई एकजुटता। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा। शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ करेंगे सुरक्षा समीक्षा बैठक। सेना की 15 कोर के साथ जाएंगे बैसरन मैदान। आतंक के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश। विश्व हिंदू परिषद का आज पहलगाम नरसंहार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने भी किया बंद का आह्वान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय यात्रा पर इटली रवाना। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस के राजकीय अंतिम संस्कार में होंगी शामिल। और कीव पर घातक रूसी हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपील। कहा बमबारी रोकें पुतिन। वहीं स्थिति की समीक्षा के लिए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बीच में ही छोड़ी अपनी दक्षिण अफ्रीका यात्रा। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक समर्थन मिल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात करके पहलगाम हमले पर दुख जताया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की है। साथ ही आतंकी हमले की निंदा करते हुए ट्रंप ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका भारत के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता के लिए तैयार है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोन पर बातचीत के दौरान जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की। जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका इस कठिन समय में भारत के लोगों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त लड़ाई में सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने समर्थन और एकजुटता के लिए उपराष्ट्रपति वेंस और राष्ट्रपति ट्रंप का आभार जताया। अमेरिका ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और सचिव रूबियो ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका इस घड़ी में भारत के साथ खड़ा है, आतंकवाद के सभी कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। Now on to the terrorist attacks in Pahalgam. As President Trump and Secretary Rubio have made clear, the United States stands with India, strongly condemns all acts of terrorism. We pray for the lives of those lost and for the recovery of the injured and call for the perpetrators of this heinous act to be brought to justice. पहलगाम आतंकी हमले को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। उन्होंने आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने भारत के लोगों और पीड़ितों के परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ सीमा पार से हुए आतंकी हमले की जानकारी साझा की। पीएम मोदी ने आतंकियों और उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराया। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर जम्मू कश्मीर में हुए जघन्य आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की नृशंस हत्या पर अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने हमले की कड़ी निंदा की और भारत के लोगों के साथ पूर्ण समर्थन और एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस तरह की बर्बरता पूरी तरह से अस्वीकार्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति मैक्रों के संदेश के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और आतंकियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए भारत के दृढ़ संकल्प से अवगत कराया। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की।
उन्होंने पीड़ितों के लिए अपनी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इटली का पूरा समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके फोन कॉल और आतंकवाद तथा इसके पीछे के लोगों के खिलाफ समर्थन के स्पष्ट संदेश की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत और इटली आतंकवाद विरोधी प्रयासों को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों सहित मिलकर काम करना जारी रखेंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात करते हुए निर्दोष लोगों की मौत पर संवेदना व्यक्त की। एंथनी एल्बनीजी ने दुख की इस घड़ी में भारत के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरा समर्थन देने का वादा किया। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। जापान के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। उन्होंने हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा बताया और इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले सभी देशों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ हर तरफ आक्रोश का माहौल है। ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। विक्रम ने कहा है कि धार्मिक पहचान के आधार पर लोगों को मार दिया गया। उन्होंने कहा कि ये जम्मू कश्मीर में चल रहे सामान्यकरण को कमजोर करने का प्रयास है। In this case, people were pulled out, identified on the basis of their identity, their religious identity, and shot dead. These were civilians in the largest majority, and all were there just to have a holiday. The purpose of this exercise in bestiality was purely to create terror and to undermine the ongoing normalization of circumstances in Jammu and Kashmir. The purpose of this exercise was to prevent the people of Jammu and Kashmir from carrying out normal day-to-day businesses, to prevent them from improving their lives through business, through work, to intimidate people from coming to this beautiful part of India. ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। इंडिया हाउस में भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आतंकी हमले को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हम आतंक के खिलाफ भारत के हर फैसले के साथ हैं। Brothers and sisters, when terrorists strike, they strike at the heart of humanity, wherever they may. This terrorist outrage, singling out people who were Hindu, and indeed I understand Christians as well, demonstrates these people have hatred for people because of their religion. They cannot be tolerated. I raised the issue today in the House of Commons, but I've asked for a statement next week from the government to make sure we express not only our grief and our support for India, but also for the actions that India will need to take following this terrorist outrage. जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है। इस बीच भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी सुरक्षा समिति की समीक्षा करने के लिए आज श्रीनगर का दौरा करेंगे। सेना प्रमुख के इस दौरे को आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जनरल द्विवेदी श्रीनगर और अन्य संवेदनशील इलाकों का दौरा करेंगे, जहां उन्हें आतंकी घटनाओं के बाद की स्थिति और आतंकियों के खिलाफ की जा रही सैन्य कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी। इस दौरे में कश्मीर घाटी और एलओसी पर तैनात सेना के वरिष्ठ कमांडर सेना प्रमुख को पूरा घटनाक्रम की जानकारी देंगे। खासतौर पर आतंकवाद विरोधी अभियानों, सुरक्षा व्यवस्था और स्थानीय स्तर पर की जा रही निगरानी से जुड़ी बातें साझा की जाएंगी। सेना की श्रीनगर स्थित 15 कोर के कमांडर के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठक करेंगे और बैसरन मैदानों का भी दौरा करेंगे। साथ ही सेना प्रमुख श्रीनगर में उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल MV सचिंद्र कुमार सहित शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार और सेना की ओर से स्पष्ट संकेत दिए गए हैं कि आतंकवाद के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है। भारत के जल शक्ति मंत्रालय ने पाकिस्तान को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी। मंत्रालय की सचिव देबाश्री मुखर्जी ने पत्र में कहा कि पाकिस्तान द्वारा जम्मू और कश्मीर को निशाना बनाकर लगातार सीमा पार आतंकवाद जारी है। भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि सिंधु जल संधि 1960 को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जा रहा है। पत्र में सिंधु जल 1960 में संशोधन की मांग की गई है। पहलगाम हमले को लेकर कश्मीर घाटी समेत पूरे देश में आक्रोश है। श्रीनगर में पर्यटन के केंद्र डल झील में पर्यटकों की आमद ना के बराबर है, जिससे शिकारा संचालक, हाउस बोट मालिक समेत सभी व्यवसायी बेहद मायूस हैं। पर्यटन उद्योग से जुड़े हर एक व्यक्ति ने इस घटना की निंदा की है। क्या कहना है डल झील के शिकारा संचालकों और सामाजिक संगठनों का? बातचीत की है डीडी न्यूज संवाददाता अश्विनी मिश्रा ने। विश्व प्रसिद्ध डल झील के किनारे हम हैं। नेहरू पार्क स्थित ये शिकारा यूनियन का यहाँ पे दफ्तर है। आमतौर पर सैलानियों से खचाखच ये भरा रहता था पूरा का पूरा क्षेत्र, क्योंकि सबसे बड़ा आकर्षण डल में बोटिंग का होता था। आज क्या लोगों के उद्गार हैं। हमारे साथ शिकारा यूनियन से संबंधित, शिकारा समाज से जुड़े हुए लोग हैं। दादा, ये जो पूरा का पूरा अटैक हुआ पहलगाम में, लोग खून के आंसू रो रहे हैं क्योंकि लहूलुहान हुए लोग। ये वही बात है, खून का आंसू रहना ही चाहिए, क्योंकि ये टूरिस्ट लोग घूमने आया था। इसके पास कलाशनकोफ नहीं है, इसके पास बंदूक नहीं है। ये यहाँ पैसा फेंकने के लिए आया, कश्मीर में घूमने आया था। ये ये जान है, ये हमारा टूरिस्ट हमारा बिल्कुल जान है, अपना कलेजा है, इसलिए हमको बहुत दुख है। क्या मनोभाव है और क्या कुछ उन लोगों के लिए आप कहेंगे जिन्होंने इस कायराना हमले को अंजाम देके इस वादी कश्मीर को खून से लाल किया है निर्दोष लोगों से? देखिए, जो पहलगाम हमला है, लोगों को, जो टूरिस्ट को डिस्करेज करने के लिए, और मैं कहता हूँ कि कश्मीर धरती का स्वर्ग था, स्वर्ग है और स्वर्ग ही रहेगा। ऐसे आतंकी हमले हम 140 करोड़ भारतीयों को डिस्करेज करने वाले नहीं है। आज आर्यंस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस चंडीगढ़ के, जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट सारे आए हुए हैं चंडीगढ़ से स्पेशल। हम हमले के बाद मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और हमने यहाँ पर शिकारा रैली करी है उन डिपार्टेड सोल्स को श्रद्धांजलि देने के लिए। और उन परिवारों के साथ हम अकेला आर्यंस नहीं बल्कि पूरा कश्मीर का एक एक सिटीजन आज रो रहा है इस हमले पे, क्योंकि टूरिस्ट पे हमला हुआ और इनोसेंट लोगों पे हमला हुआ है। और अकेला कश्मीर नहीं बल्कि पूरा भारत, पूरा विश्व आज उन परिवारों के साथ है। लाल चौक पर बहुत सारे सामाजिक संगठन, लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, इस चीज़ की कड़ी भर्त्सना कर रहे हैं। युवा कितना आक्रोशित है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के ताने बाने पर, कश्मीर की रवायत पर, सब पर हमला है। सर, देखा जाए तो जिनको भी शहीद किया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंसान है जिसने ये किया है, चाहे वो टेररिस्ट है तो वो दरिंदा ही एक जिसने ये किया है। यहाँ के कश्मीर के हर एक गांव से, हर एक डिस्ट्रिक्ट से, हर एक सिटी से सारे लोगों के आंखों में आंसू आ गए जैसे जब ये हालात हुए। और हर एक कश्मीर का, चाहे वो छोटा सा बच्चा है, चाहे बुज़ुर्ग है, चाहे जवान है, वो टूरिस्टों के साथ है और हमेशा उनके साथ रहेंगे। और मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है जम्मू कश्मीर से आतंकवाद के समूल सफाई के लिए, और जम्मू कश्मीर की आवाम ये चाहती है कि देश के विकास की मुख्यधारा में जिस तरीके से 2019 के बाद जम्मू कश्मीर शामिल हुआ है, उसको और गति मिले, जम्मू कश्मीर और प्रगति करे। कैमरा पर्सन पीयूष वर्मन के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज़, डल लेक, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पूरे देश में इस समय आक्रोश है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। वहीं आज पहलगाम आतंकी घटना के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद विरोध प्रदर्शन करेगा। साथ ही अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने भी बंद का आह्वान किया है। घटना से बाद से ही देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के व्यापारियों ने आज 100 से ज्यादा बाजार बंद करने का ऐलान किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पोप फ्रांसिस के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए इटली रवाना हो गई हैं। राष्ट्रपति वेटिकन सिटी में सेंट पीटर के बेसिलिका में पुष्पांजलि अर्पित करके पोप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।
राष्ट्रपति भारत सरकार और भारत के लोगों की ओर से संवेदना व्यक्त करने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। 26 अप्रैल को राष्ट्रपति वेटिकन सिटी में सेंट पीटर स्क्वायर में पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी, जिसमें दुनिया भर के गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। बिहार के मधुबनी में पंचायत दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए हर क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं के लिए केंद्र की तरफ से कई सौगात दी हैं। पर्यटन के क्षेत्र में भी काफी संभावनाओं का जिक्र किया है। इस संबंध में हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री राजू सिंह से खास बातचीत की है। आज जो प्रधानमंत्री की जो सभा हुई और उस सभा में जिस तरीके से मिथिलांचल, आप भी साहिबगंज एरिया है तो मिला जुलाकर मिथिलांचल और सीमांचल के ही हिस्से में आता है, जो उन्होंने कहा खास करके कोसी के बारे में जो 11,000 करोड़ रुपया दिए गए हैं उससे कितना फायदा होगा इस क्षेत्र के लोगों को। देखिए, कोसी हमेशा बाढ़ प्रभावित इलाका रहा है। कोसी हमेशा त्रासदी झेलता रहा है बाढ़ का। नेपाल की त्रासदी हमेशा कोसी में आती रही है और कोसी के विकास के लिए प्रतिबद्ध है हमारी सरकार भी और नरेंद्र मोदी जी भी। पर्यटन के बारे में भी प्रधानमंत्री मोदी ने चर्चा की। क्या संभावनाएं हैं और किन संभावनाओं की आप तलाश कर रहे हैं? मैं बहुत सारी संभावनाओं को इसमें देख रहा हूँ। समय बहुत कम मिला है, फिर भी पर्यटन के द्वारा बिहार को और विकसित किया जाएगा। भगवान श्री राम के तरह ही यहाँ पे माँ सीता की, माँ जानकी की भूमि जो है उसको डेवलप करना, सेम उसे स्टाइल में डेवलप करने जा रहे हैं। और लोकतंत्र की जननी वैशाली अपने आप में एक बड़ा नाम है। इसको किसी भी की ज़रूरत नहीं है इसको जनाने की, पूरी दुनिया जानती है इस बात को। उस पर केवल थोड़ी सी धूल जमी हुई थी, उसको हम लोग साफ करने की कोशिश करेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, मैंने उनसे मिला था और पूरा दिल खोल करके उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए जो लोकतंत्र की जननी रही है, जो कुछ भी प्लान लाओगे वहाँ से उसको करेंगे। और मैं 2 प्रोजेक्ट लेकर गया भी था। एक गया का प्रोजेक्ट था 150 करोड़ का, एक प्रोजेक्ट आमी का था छपरा का 13 करोड़ का। दोनों ऑन दी टेबल बैठा कर ऑन स्पॉट उन्होंने सैंक्शन किया। ये थे राजू सिंह जी, कैबिनेट मंत्री हैं पर्यटन विभाग के बिहार से, और इनका कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग के साथ पर्यटन के क्षेत्र में बिहार में तेजी से काम हो रहा है। कैमरामैन मोंटी के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज मधुबनी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हजरतगंज मेट्रो स्टेशन के पास एक इमारत में आग लग गई। दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए मौके पर मौजूद हैं। इमारत में रहने वाली 2 महिलाओं को रेस्क्यू कर लिया गया है, जिसमें किसी की कोई जनहानि की कोई खबर नहीं आई है। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी कि वेव से पहले क्रिएट इन इंडिया चैलेंज कई लोगों को अपने जीवन को बदलने का अवसर दे रहा है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण क्षितिज नागेश खोडवे है, जो पुणे महाराष्ट्र से हैं और प्रतिष्ठित रेजोनेट द EDM चैलेंज में एक उल्लेखनीय फाइनलिस्ट के रूप में उभरे हैं। रेजोनेट द EDM चैलेंज वेव्स 2025 में क्रिएट इन इंडिया पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शीर्ष 10 फाइनलिस्टों में क्षितिज खोडवे का चयन इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक शैली के प्रति उनकी असाधारण प्रतिभा और समर्पण को दर्शाता है। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज एक राष्ट्रीय मंच है जिसे इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक और डीजिंग में उभरती प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए डिजाइन किया गया है। एक फाइनलिस्ट के रूप में चुने जाने पर क्षितिज खोडवे बेहद उत्साहित हैं।
भारत से ईडीएम आर्टिस्ट के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इट्स अ वेरी गुड थिंग क्योंकि भारत के पास कल्चर है, इट इज़ मिक्सड विद मल्टीपल कल्चर। लाइक इफ़ यू चेंज अ स्टेट, वहाँ का कल्चर भी बदल जाता है और वहाँ का म्यूजिक भी बदल जाता है, लैंग्वेज बदल जाती है, इवन फैशन, एंड दैट्स समथिंग वेरी ग्रेट अबाउट दिस इंडिया। इट्स फिल्ड विद सो मेनी थिंग्स। संस्कृति और संगीत वाला देश है और कलाकारों को चुनौती के माध्यम से इस विविधता को प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा है और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है हम सभी के लिए टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ इन दिस कॉन्टेस्ट। और वेव्स ने सभी को एक मौका दिया, प्लेटफॉर्म दिया है कि अपना जो भी टैलेंट है वो दिखाए टू द वर्ल्ड, एंड आई थिंक दैट एवरीवन शुड यूज़ इट यू नो एंड टेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ तो फिर मैं महाराष्ट्र के जितने भी कल्चर है अपने, स्पेशली द ढोल्स विच वी हियर, तो वो मैं दिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। वेव समिट में इन कलाकारों को अपने नवाचार, रचनात्मकता और एक अनूठी ध्वनि के साथ दर्शकों और उद्योग को मंत्रमुग्ध करने का अवसर मिलेगा। भारत काफ़ी डाइवर्स है कल्चर के हिसाब से और म्यूज़िक के हिसाब से भी उतना ही रिच है। और एक बार जब ये इंडियन आर्टिस्ट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, डेफिनेटली भारत को अपने म्यूज़िक को शोकेस करने का मौका मिलेगा एक बड़े पायदान पर। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, मुंबई। आइए अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ परमाणु समझौते पर सकारात्मक वार्ता पर जोर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि समझौते को लेकर अमेरिका काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। हम काफ़ी निर्णय ले सकते हैं जिससे कई सारी जिंदगियां बचाई जाएंगी। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर वह नए परमाणु समझौते पर सहमत नहीं होता है तो उसे बमबारी और आर्थिक दबाव सहित गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अब खिलाड़ियों के लिए हर जरूरी दस्तावेज उनकी जेब में होंगे। भारत सरकार की डिजी लॉकर डिजिटल सेवा का लाभ अब खेलों में भी सामने है। यही नहीं, चोटिल खिलाड़ियों के लिए समग्र पुनर्वास सुविधा का केंद्र भी खिलाड़ियों को न केवल फिट रखेगा बल्कि उन्हें अपने लक्ष्य पर बेहतर तरीके से फोकस करने में भी मदद करेगा। देखिए हमारे संवाददाता गौरव कुमार की एक खास रिपोर्ट। देश 2036 ओलंपिक की मेजबानी हासिल करने के लिए प्रयासरत है, तो ऐसे में तमाम चुनौतियों को सामने रखकर उन्हें दूर करने के प्रयास भी लगातार तेज गति से सामने हैं। अब इस कड़ी में देश में स्पोर्ट्स का डिजिटलीकरण भी सामने है, डिजी लॉकर के तौर पर। दरअसल डिजी लॉकर के माध्यम से खेल प्रमाण पत्रों की खिलाड़ियों तक पहुंच होगी, यानी खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद फेडरेशन के चक्कर नहीं काटेंगे, बल्कि डिजी लॉकर के माध्यम से उनका सर्टिफिकेट उनके मोबाइल में होगा। कोई एथलीट को तैयार करना है क्योंकि 2036 में हमें ओलंपिक्स होस्ट करने की दिशा में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तब हमें 360 डिग्री प्लानिंग करने की आवश्यकता होती है। और मोदी गवर्नमेंट की यही विशेषता है, हम केवल नारा देने वाले लोग नहीं हैं, हम केवल कागज पे लेटर निकालने वाले लोग नहीं हैं। हम डिसीजन भी लेते हैं, एफर्ट भी करते हैं, इनिशिएटिव भी लेते हैं, रोड मैप भी तैयार करते हैं और रोड मैप को एग्जीक्यूट भी करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं। इस दिशा में ऑलरेडी काम चल चुका है। यही नहीं, खिलाड़ियों के लिए चोट बड़ी समस्या बनकर आगे नहीं आए, इसके लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम स्थित राष्ट्रीय खेल विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र में खेल पुनर्वास प्रकोष्ठ का भी खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने उद्घाटन किया, जहां चोटिल खिलाड़ियों के लिए समग्र पुनर्वास सुविधा उपलब्ध रहेगी। जब एक प्लेयर्स कहीं मतलब प्रॉब्लम होते हैं, इंजरी होते हैं, वो सब में तो कुछ ना कुछ ट्रेनिंग में इफ़ेक्ट पड़ते हैं बहुत, तो उन सबको साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, अच्छे से ट्रेनिंग कर पाएगी। तो माइंड एक प्लेयर्स और एक बड़ी प्लेयर्स बनने के लिए ना माइंड को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ते हैं। बहुत सारी चीज़ों आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उन सबको माइंड से सेट करना है कि स्ट्रॉन्ग रखना है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। ये दो बातें खिलाड़ियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं रहने वाली। इसका एक मकसद जहां खिलाड़ियों को खेल पर फोकस रखने में मदद करेगा,
तो वहीं दूसरा खिलाड़ियों को न केवल शारीरिक तौर पर फिट रखने में सहायता देगा, बल्कि उच्च तकनीक के माध्यम से चोट से खिलाड़ी कितनी जल्दी उबरता है, इस तस्वीर के बड़े रूप को एक नया आयाम भी देगा। खिलाड़ियों का काम है अपने खेल पर फोकस करना, और ये दो जो व्यवस्थाएं अब सामने हैं, इससे उनको इस दिशा में एक और कहीं ना कहीं मजबूती जो है वो मिलेगी। दरअसल अब तक ये होता आया था कि खिलाड़ी खेल में तो बेहतर प्रदर्शन करते थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह की परिस्थितियां बनती थी, उन्हें फेडरेशंस के चक्कर काटने पड़ते थे अपने सर्टिफिकेट्स के लिए, वो एक बड़ी दिक्कत थी। कह सकते हैं कि यहाँ से वो दिक्कत भी खत्म होगी और खिलाड़ी जो है वो नए सिरे से सामने होंगे। कैमरामैन ललित के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा, मेरी सहयोगी संध्या शर्मा के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।